हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं आपके कॉमर्स में कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे अकाउंट्स, इको, ओसी और मैथ्स और एसपी के बीच में ऑप्शंस रहते हैं। सो इको एक वन ऑफ द बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। ओके, बिकॉज जैसे ही आप कॉमर्स ले लेते हो तो इकोनॉमिक्स आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट बन जाता है। कॉमर्स में आप कोई भी फील्ड में जाओ, इकोनॉमिक्स तो सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आपको आता ही है। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? आपने स्कूल टाइम पे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में थोड़ा बहुत इको पढ़ा होगा, बट जिस उसमें जो पढ़ा था वो था थोड़ा पॉपुलेशन, पॉवर्टी, उसके बारे में। लेकिन आप जो 11th इकोनॉमिक्स आप पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही अलग होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में पहले तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपका सिलेबस क्या है 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स का, और इसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बहुत ही ज़्यादा एकदम स्क्रैच से कि इकोनॉमिक्स कैसे आया, इंडिया में कैसे फेमस हुआ, इंडिया में ये सब्जेक्ट को पहले क्या बोलते थे। ठीक है, कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और किसने पॉपुलराइज किया इकोनॉमिक्स को। तो ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपने इंडेक्स पे आ जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये हमारा इकोनॉमिक्स का आपके 11th का सिलेबस है। ओके, सो ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। सबसे पहले है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। देन सेकेंड चैप्टर इज़ अबाउट मनी, देन पार्टीशन वैल्यूज़, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, ओके, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। पॉपुलेशन इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, इसके अलावा आपको और चैप्टर्स है पॉवर्टी, इकोनॉमिक पॉलिसी सिंस 1991 एंड फाइनली इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। ये जो भी चैप्टर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका कुछ जनरल नॉलेज के चैप्टर्स है जो आप आगे जाके कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भी देते हैं तो उसमें ये सारे चैप्टर के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। जैसे कि ये चैप्टर आप देख सकते हो, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, कि 1991 में इकोनॉमिक की पॉलिसी क्या क्या थी। तो ये सारे जो आपको कॉन्सेप्ट्स है वो आपके जनरल नॉलेज कॉन्सेप्ट्स है। तो आपको सिर्फ इसमें लर्न नहीं करना है, आपका साथ में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा और आगे आप कोई भी कम्पैटिटिव एग्जाम्स देते हो उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स वापस से आएंगे। ठीक है, तो विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 1, दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडी करने से पहले हम सीखेंगे साइंस के बारे में। किसके बारे में? साइंस के बारे में। साइंस आपने पूरे 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। साइंस का मतलब क्या होता है? ओके, व्हाट इज साइंस? आपने अभी तक जो साइंस सीखा है वो साइंस का मतलब क्या होता है? उसमें आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, है ना, लेबोरेटरी में जाके आपने बहुत सारे इन्वेंशंस के बारे में सीखा था, डिस्कवरी सीखे थे, वो साइंस होता है। ठीक है, तो साइंस का बेसिक मतलब क्या हुआ? बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस का मतलब क्या होता है? बॉडी ऑफ नॉलेज। एक ऐसी चीज़ जिससे आपको क्या मिल रहा है? आपको नॉलेज मिल रहा है। जब आपको कोई भी चीज़ का कहीं से नॉलेज मिलता है, कुछ नया इन्वेंशंस के बारे में पता चलता है, कुछ डिस्कवरीज के बारे में पता चलता है, मतलब आप क्या स्टडी कर रहे हो? आप साइंस को स्टडी कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि साइंस का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अभी आपका जो साइंस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। साइंस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। एक होता है नेचुरल साइंस, एक क्या है? नेचुरल साइंस, और एक होता है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस और सोशल स्टडीज़ जो आपने अपने स्कूल में पढ़ा था वो एकदम अलग है। सोशल स्टडीज़ में तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब पढ़ते हो, बट ये सोशल साइंस है, ये एकदम ही अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
अभी देखो नेचुरल साइंस, अभी तक आपने अपने साइंस में जो जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े थे उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस। ये नेचुरल साइंस होता है कि अभी तक हमने जो भी साइंस पढ़ा है, दैट इज फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, बायोलॉजी पढ़ा है, तो ये जो साइंस होते हैं इसको हम नेचुरल साइंस बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये सोशल साइंस क्या होता है, सोशल साइंस में आपके सब्जेक्ट आते हैं साइकोलॉजी, क्या आता है, साइकोलॉजी, और दूसरा आता है सोशियोलॉजी, ठीक है। दो सब्जेक्ट्स आते हैं, साइकोलॉजी और दूसरा क्या आता है, सोशियोलॉजी। ये दोनों एकदम नए सब्जेक्ट्स होते हैं और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो ये बन जाता है आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है सोशल साइंस, ठीक है, ये आपको दिमाग में बिठा लेना है। इकोनॉमिक्स से क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब होता है कि जिसमें आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हो, ओके। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन माइंडसेट, ह्यूमन मेंटालिटी, और सोशोलॉजी मतलब सोसाइटी में रहने वाले लोग, उनके बिहेवियर, एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी का मिक्सचर होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब होता है कि आप स्टडी कर रहे हो अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर, अबाउट मनी, अबाउट वेल्थ, है ना, अबाउट ह्यूमन वांट्स। ये सारी चीज़ें जब हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक्स एक कैसा साइंस है। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। हम इसमें नॉलेज ले रहे हैं सोसाइटी के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ठीक है। अब वो कैसे लेते हैं वो सब चीज़ों का नॉलेज, वो हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला समझ लो क्वेश्चन भी है कि इकोनॉमिक्स एक कैसा साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, ठीक है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, हम ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब ये होता है कि लोगों के वांट्स तो अनलिमिटेड होते हैं, है ना, और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड। अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेस, जब हम इस चीज़ को मैनेज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सोशल साइंस। तो ये तो आपका इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से, ठीक है। ये तो समझ गया कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, लेकिन इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, अभी हम वो सीखेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो आया है ग्रीक वर्ड से, ये आपको याद रखना है। इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, इकोनॉमिक्स आया है ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड होता है ओइकोनोमिया, ये आपको याद रखना है। ग्रीक वर्ड क्या है, ओइकोनोमिया, और ओइकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। कंट्री में रहने वाले लोग अपनी लाइफस्टाइल कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। तो चलो वापस से, इकोनॉमिक्स जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, और वो ग्रीक वर्ड को हम क्या बोलते हैं, ओइकोनोमिया, और ओइकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड का मतलब होता है जब किसी इंसान के, किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड वांट्स मतलब एक इंसान को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उनके बहुत सारे डिज़ायर होते हैं, है ना, तो वो अनलिमिटेड डिज़ायर होते हैं। आप कितना भी डिज़ायर, कुछ भी डिज़ायर कर सकते हो। ऐसा है क्या कि अपने वांट्स में लिमिटेशन है, नहीं। किसी को ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, वॉच चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन क्या एक साथ में ये वांट्स आपके पूरे होते हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब ये रिसोर्सेज में क्या आ सकता है,
टाइम आ सकता है, पैसा आ सकता है। मनी तो अनलिमिटेड नहीं है ना, मनी लिमिटेड होता है। तो वो लिमिटेड पैसे में आप अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर रहे हैं, वही एक बेसिक मतलब होता है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का एक बेसिक मतलब होता है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है। कैसा साइंस है? सोशल साइंस है, जिसमें हम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके टेक्स्ट बुक पे आ जाते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में इसके बारे में कैसे दिया गया है। ओके, सो ये आपका चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। काफ़ी अच्छी तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है विथ फोटोज़, ताकि आपको इंटरेस्ट आए पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स 2 टाइप के साइंस होते हैं। ये देखिए, फर्स्ट इज़ योर नेचुरल साइंस एंड सेकेंड इज़ योर सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट भी बोलते हैं एंड बिहेवियरल साइंस भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, सो इकोनॉमिक्स एक कैसा साइंस है? सोशल साइंस है। ओके, फिर आगे देखो यहाँ पे मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है? इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और वो ग्रीक वर्ड क्या है बच्चों? ओइकोनोमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। ओके, तो इकोनॉमिक्स को हम क्वीन ऑफ सोशल साइंस भी बोलते हैं। क्या बोलोगे? क्वीन ऑफ सोशल साइंस। और एक क्वीन ऑफ सोशल साइंस जो वर्ड है वो किसने दिया है? तो वो दिया है पॉल सैमुएलसन ने। जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस किए थे, तो उनके नाम आपको याद करने थे, वैसे ही इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिस्ट होते हैं। कौन होता है? इकोनॉमिस्ट, जो लोग अपनी अपनी थियोरीज निकालते हैं। तो एक वन ऑफ द इकोनॉमिस्ट है पॉल सैमुएलसन, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को नाम दिया है क्वीन ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब किसका कॉम्बिनेशन? साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी के कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स के वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। तो अनलिमिटेड वांट्स में, ठीक है, हमें लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करके अपने वांट्स को क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। ठीक है, सो लिमिटेड मीन्स, मीन्स का मतलब होता है यहाँ पे रिसोर्सेस। मीन्स का मतलब क्या है? रिसोर्सेस। एंड रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप अपने वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे पैसा, मनी से आप अपने कोई भी वांट को क्या कर सकते हो? सेटिस्फाई। तो मनी हमारे लिए क्या हो गया? रिसोर्स हो गया, मीन्स हो गया। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन और डेरिवेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है और डिराइव कैसे हुआ। लेकिन जैसे जैसे नए नए इकोनॉमिस्ट आते गए, उन्होंने अपना अपना डेफिनेशन दिया। ठीक है, आपके बुक में 3 टाइप ऑफ डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, लेकिन इन रियलिटी बहुत सारे डेफिनेशंस है इकोनॉमिक्स के। ठीक है, लेकिन आपको सिलेबस में सिर्फ 3 इकोनॉमिस्ट के डेफिनेशन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम उस पे आते हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स पे आते हैं, जो आपका तीसरा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 टाइप के इकोनॉमिक्स आपको मिलेंगे। एक है क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, इन लोग है 18th सेंचुरी के, 18th सेंचुरी के इकोनॉमिस्ट हैं ये लोग। ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आए नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं 19th सेंचुरी वाले। ठीक है, 19th सेंचुरी वाले जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिनको हम नियो क्लासिकल बोलते हैं। एंड तीसरे होते हैं मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, जो 19th सेंचुरी के बाद के होते हैं, पोस्ट 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपने अपने टाइम पे अपना अपना इकोनॉमिक्स का मतलब दिया है। ठीक है, जैसे पहला क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का नाम, अभी आपको इसमें सबको नाम याद रखना है।
ठीक है। और ये नाम आपको आपके 12th स्टैंडर्ड में फिर से आने वाला है। जब आप 12th में बोर्ड्स की पढ़ाई करोगे उसमें ये सारे नाम आपको फिर से आएंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिनका नाम है एडम स्मिथ। ये नाम आपको याद रखना है। एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, ओके। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में आया तो याद रखना है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब कौन, एडम स्मिथ। और ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, मतलब एकदम सबसे पहले जो आए थे और जिन्होंने इकोनॉमिक्स का मतलब एक प्रॉपर डेफिनेशन आपके सामने दिया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था बस कुछ ही टाइम में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा है नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आते हैं एल्फ्रेड मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल, ओके। एंड फिर जो तीसरे होते हैं हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट और उनका नाम है लियोनेल रॉबिन्स, ओके। तो ये 3 इकोनॉमिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं। और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं बट आप लोगों को ये 3 नाम याद रखना है बिकॉज ये तीनों ने इकोनॉमिक्स का अपना अपने पॉइंट से क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है। जैसे पहला डेफिनेशन है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, दूसरा है नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का और तीसरा है मॉडर्न नए ज़माने के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपना पॉइंट दिया है। क्योंकि हर सेंचुरी में आपने देखा होगा कुछ ना कुछ एवोल्यूशन हुआ है, कुछ ना कुछ नया आया है। तो वही पुरानी सोच लेके हम नहीं चल सकते, हमें थोड़ी थोड़ी थिंकिंग थॉट प्रोसेस क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले आए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने बोला कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स मतलब किसके बारे में स्टडी करना है अपने को, वेल्थ के बारे में। कि इकोनॉमिक्स को बोल दिया कि इकोनॉमिक्स एक वेल्थ है। वेल्थ का मतलब क्या होता है, पैसा, है ना। जितना भी आपके पास मटेरियल चीज़ें हैं जिसकी एक मार्केट में वैल्यू है। तो अगर आपने उस पूरे वेल्थ के बारे में स्टडी कर लिया कि आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितना पावर है, तो मतलब आप इकोनॉमिक्स को स्टडी कर लिए। ऐसा किसने बोला है, ऐसे एडम स्मिथ ने बोला है। अपने बुक में भी उसने ये चीज़ लिखी गई है। उसने एक बुक भी लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखो कि एडम स्मिथ ने डेफिनेशन क्या दिया है, वेल्थ डेफिनेशन, ओके। फिर आया 19th सेंचुरी का टाइम, एल्फ्रेड मार्शल आया। एल्फ्रेड मार्शल ने एडम स्मिथ की थियोरी को थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ किया, बोला कि आपकी जो डेफिनेशन है वो इनकम्प्लीट है। रॉन्ग नहीं बोला, इनकम्प्लीट बोला। एल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि वेल्थ बनाता कौन है, वेल्थ ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, है ना। जितने भी सोसाइटी में लोग रहते हैं वो लोग वेल्थ को क्रिएट करते हैं। तो वेल्थ को स्टडी करने से बेटर है हमें वेलफेयर स्टडी करना चाहिए। क्या स्टडी करना चाहिए, वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में स्टडी करना चाहिए, ह्यूमन के वांट्स के बारे में स्टडी करना चाहिए। ऐसा किसने बोला, ऐसा एल्फ्रेड मार्शल ने बोला। आपके 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में स्टार्टिंग के 4 चैप्टर पूरा एल्फ्रेड मार्शल की थियोरी पे ही बेस्ड है, ओके। फिर आया मॉडर्न इकोनॉमी जिसमें रॉबिन्स आया। तो रॉबिन्स ने बोला एल्फ्रेड मार्शल तुम्हारा डेफिनेशन भी कहीं ना कहीं क्या है, इनकम्प्लीट है। आपने ये तो बोल दिया कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करो, लेकिन डिटेल में नहीं बताया कि क्या स्टडी करो। तो रॉबिन्स ने बोला कि हमें स्टडी करना चाहिए स्कैरसिटी के बारे में। किसके बारे में, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें वांट्स आर अनलिमिटेड बट वो वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे आ रहा है, आपको पॉकेट मनी में दिया आपके फैमिली में से 2000 रुपीज़ कि ये 2000 में आपको जो करना है करो। तो क्या 2000 रुपीज़ आपके लिए अनलिमिटेड अमाउंट है, नहीं। आपको उस अमाउंट में शॉपिंग भी करना है, आपको फ्रेंड्स को पार्टी भी देना है, आपको मे बी कुछ और घूमने जाना होगा, है ना। तो क्या ये 2000 में सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। तो मतलब पैसों का स्कैरसिटी। अब उतने ही पैसों में आपको क्या करना है, अपना पार्टी इंजॉय करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं स्कैरसिटी है,
वॉन्ट्स तो अनलिमिटेड है, लेकिन वो वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए आपके पास जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, साल का सिर्फ 1 महीना बचा है पढ़ने का, तो वो 1 मंथ आपका क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वॉन्ट्स तो आपके अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्स आपके पास लिमिटेड है। उतने लिमिटेड रिसोर्स में आपको क्या करना है, मैनेज करना सीखना है। ठीक है, तो वही रॉबिन्स का कहना है इन स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो तीनों ने इसकी बुक भी लिखी है, इनका बुक पब्लिश भी हुआ है ना, और उसी बुक से ये डेफिनेशन आपके 11th कॉमर्स के सिलेबस में आया है। ओके, तो ये 3 डेफिनेशन आपको पढ़ने हैं। 3 डेफिनेशन, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का और तीसरा मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं उनको हम, एडम स्मिथ, जिन्होंने दिया है वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है, फिर आए नियो क्लासिकल 19th सेंचुरी में एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने दिया है वेलफेयर डेफिनेशन। एंड देन आए मॉडर्न इकोनॉमिस्ट लियोनेल रॉबिन्स, जिन्होंने डेफिनेशन दिया है स्कैरसिटी डेफिनेशन। ओके, और इन तीनों ने बुक लिखी थी और वो बुक और वो ईयर आपको याद रखना है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो हम लोग मार्किंग भी कर लेते हैं साथ में। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डेफिनेशन है और ये एडम स्मिथ का यहाँ पे फ़ोटो भी दिया हुआ है। तो ये एडम स्मिथ है हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो ये बुक का यहाँ पे आप नाम देख सकते हो और कौन से ईयर में लिखी थी। तो देखो 1776 में बुक लिखी गई है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, जिसमें एडम स्मिथ ने लिखा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, नॉलेज ऑफ वेल्थ, जिसमें इनके कुछ की पॉइंट्स थे एडम स्मिथ के। ये 4 इनके की पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट है लेजिस फेयर, ये कुछ नया वर्ड आया है आपके पास, लेजिस फेयर। लेजिस फेयर का मतलब होता है कि आप कुछ भी काम करोगे उसमें गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करेगा। लेजिस फेयर का मतलब होता है नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ऐसा एडम स्मिथ का मानना था कि आप बिजनेस करोगे या कुछ भी काम कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपके काम के बीच में नहीं आएगा टैक्सेस लगाने या लाइसेंस के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा, फ्री मार्केट रहेगा, फ्री मार्केट। ओके, दूसरा इसमें था कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन। इसमें हम लोग सिर्फ ये सीखेंगे कि कैसे करके हमें अपने कैपिटल को बढ़ाना है, वेल्थ को बढ़ाना है। ठीक है, तीसरा है नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स। जो भी लॉ है वो आप सीखते हो, लॉ आपको अभी नहीं है, लॉ आपको 12th स्टैंडर्ड में आता है। एंड देन लास्ट है डिविजन ऑफ लेबर एज अ एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थियोरी। इसमें एडम स्मिथ ने ये भी पॉइंट रखा था कि हमें वर्कर को डिवाइड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू उनके स्पेशलाइजेशन। मतलब अगर कोई वर्कर मशीन हैंडलिंग में बहुत स्पेशलाइज्ड है तो वो वर्कर को हम मशीन हैंडलिंग का काम देंगे। कोई वर्कर अगर रजिस्टर मेंटेन करने में बहुत सही है तो उनको वो काम देंगे। मतलब काम को डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन। तो ये कुछ एडम स्मिथ के की पॉइंट्स थे जो उन्होंने अपने बुक में लिखा था। ठीक है, तो ये पहला डेफिनेशन हो गया एडम स्मिथ का, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। फिर कौन आए, फिर आए नियो क्लासिकल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हमारे एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने एक बुक लिखी थी। ओके, 1890 में इन्होंने बुक लिखी थी, 1890 में, और बुक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें इन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेलफेयर, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करो, वेल्थ एक्यूमुलेशन को स्टडी मत करो। ठीक है, तो ये कुछ एल्फ्रेड मार्शल के की पॉइंट्स थे, आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टडी ऑफ अ ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस। उसके बाद स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर एंड इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ वेल्थ। एल्फ्रेड मार्शल ने ये चीज़ क्लियरली बोला था कि इकोनॉमिक्स का मतलब वेल्थ को स्टडी करना नहीं होता है, वेलफेयर स्टडी करना होता है।
तो 1890 में इनकी बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर आए हमारे तीसरे इकोनॉमिस्ट जिनको हम मॉडर्न इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, और ये है लियोनेल रॉबिन्स। ठीक है, लियोनेल रॉबिन्स ने 1932 में एक किताब लिखा था। ठीक है, और वो किताब का नाम क्या था? एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। 1932 में ये किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने स्कैरसिटी का डेफिनेशन दिया था कि इकोनॉमिक्स को स्टडी करना है मतलब आपको स्कैरसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। स्कैरसिटी का मतलब होता है जब किसी चीज़ की कमी होती है तो वो कमी में भी हम अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, तो वो ह्यूमन बिहेवियर को एकदम डिटेलिंग में स्टडी करने रॉबिन्स ने कहा था। तो ये रॉबिन्स का कुछ की पॉइंट्स है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, जैसे कि हमने सीखा वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्स है वो क्या है? वो काफ़ी लिमिटेड है। ठीक है, वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अभी अगर हमारे पास कोई चीज़ की कमी है तो हम अपने वॉन्ट्स को क्या देते हैं? ग्रेडिंग देते हैं। ग्रेडिंग का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी हमें सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम आ रहा है तो आपको उस टाइम पे इम्पोर्टेंस की, नोट्स की, है ना, लेक्चर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो वो टाइम पे आपका वांट नोट्स के लिए, लेक्चर्स के लिए क्या रहेगा? प्रायोरिटाइज करेगा। ठीक है, जैसे ही आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी तो अभी आपकी वांट्स कुछ अलग चीज़ में क्या करेगा? प्रायोरिटी देगा। तो वांट्स क्या करता है? ग्रेडिंग देता है कि सबसे पहले मुझे ये वांट सेटिस्फाई करना है, फिर ये, ऐसे करके हम क्या करते हैं? हम ग्रेडिंग्स देते हैं अपने वांट को, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ओके, एंड फाइनली मीन्स हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक रिसोर्सेज को आप मल्टीपल चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। जैसे पैसा, पैसों को आप खर्चा भी कर सकते हो, पैसों से आप सेविंग्स भी कर सकते हो, पैसों से आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, है ना। तो एक वो रिसोर्स से आप मल्टीपल चीज़ों में वो रिसोर्स को क्या कर सकते हो? यूज़। तो ये कुछ रॉबिन्स के क्या थे? की पॉइंट्स। ओके, सो ये था आपका इकोनॉमिक्स का एक बेसिक मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव हुआ और इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इंडिया में इसको पॉपुलराइज किया था चाणक्य ने, कौटिल्य चाणक्य, जो बहुत ही फेमस गुरु माने जाते हैं इंडिया में। तो उन्होंने इकोनॉमिक्स इंडिया में फेमस किया था। उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। आप में से बहुत लोगों ने इस बुक के बारे में सुना भी होगा। अर्थशास्त्र का मतलब होता है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, जहाँ पे चाणक्य ने इकोनॉमिक्स को स्टडी करने तो बोला था बट पॉलिटिक्स को स्टडी करवाया था। पॉलिटिक्स मतलब पावर, पैसा, है ना, कैसे रूल करना है, वो सब चीज़ें उस बुक में उन्होंने लिखी थी। लेकिन उसी बुक के वजह से इंडिया में इकोनॉमिक्स इतना पॉपुलर हुआ और उसके बाद सब इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट कॉमर्स में पढ़ने लगे। ठीक है, सो ये था आपका पूरा इकोनॉमिक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। आपका चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। आज हमने सिर्फ ये सीखा है कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया है, कितने डेफिनेशंस है और इंडिया में कैसे फेमस हुआ है। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम और ऐसे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक्स के टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।